हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज ये फुटबॉल मैंने क्यों पकड़ी हुई है। फुटबॉल खेल के थोड़ी ना दिखाएंगे, इस फुटबॉल का उपयोग करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इसका नाम है गोजला। अच्छा, सबको ये पता है, सबको इसका डेफिनेशन पता है, लेकिन आप इसको आज फील करेंगे कि इसका डेफिनेशन दरअसल ये क्यों है। तो सबसे पहले पर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि गोजला कहता क्या है। देखो, गोजला ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, जैसे फुटबॉल है तो ये क्लोज है, बंद है, इस सरफेस से कोई लाइन गुजरेगी, कुछ लाइनें गुजरेंगी बाहर 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 बाहर। उन लाइन को हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था। बहुत बढ़िया। तो वो जो लाइन गुजरेंगी, वो जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, वो होगा इसके अंदर रखा हुआ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब इसके अंदर रखे हुए चार्ज को हम भाग कर देंगे एप्सिलॉन नोट से, बस। तो हम निकाल सकते हैं कि इस पूरे बंद सरफेस से कितनी लाइनें बाहर निकली हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। अब सोचो ये क्यों लिखा गया कि जो फ्लक्स, जो लाइनें गुजरेंगी वह चार्ज और एप्सिलॉन नोट पे डिपेंड करेंगी। सोचो, यह कहा गया कि जो टोटल फ्लक्स होगा वह एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। मतलब चार्ज इसके अंदर ज्यादा होगा तो लाइनें ज्यादा गुजरेंगी। हाँ, ये बात भी सही है। अगर तुम इसके अंदर ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखोगे मेरा बेटा, तो बहुत ज्यादा लाइनें निकलेंगी, और जब ज्यादा लाइनें निकलेंगी तो ज्यादा लाइनें गुजरेंगी, ज्यादा लाइनें बाहर निकलेंगी। सही बात। दूसरा, एप्सिलॉन नोट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी क्या होती थी? परमिटिविटी एक प्रकार की रुकावट होती थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जीवन में पैदा होती थी। मतलब अगर परमिटिविटी ज्यादा हुई, मतलब रुकावट ज्यादा हुई, तो जो लाइनें हैं वो अच्छे से नहीं गुजर पाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह नीचे लिखी गई है, यह ज्यादा होगी, रुकावट ज्यादा होगी तो फील्ड और फ्लक्स कम गुजरेगा, क्योंकि रुकावट उतनी ज्यादा लाइनों को गुजरने नहीं देगी। मतलब अगर फुटबॉल के अंदर हवा नहीं हुई, हवा की जगह कोई और मीडियम हुआ, तो क्या वो मीडियम इसमें से जो लाइनें गुजरेंगी उनको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? उनके जीवन में बाधा पैदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कम लाइनें गुजरेंगी। तो मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि आपने इस फॉर्मूले की फील ले ली होगी कि गोज ने ऐसा क्यों कहा कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो इसके अंदर रखे हुए चार्ज पे और इसके अंदर जो मीडियम है, वैक्यूम है, प्लास्टिक है, लोहा है, उस पे डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों कहा? तो आप समझ गए। बहुत बढ़िया बात। चार्ज ज्यादा तो लाइनें ज्यादा गुजरेंगी, मीडियम इसके अंदर बदलेगा तो भी लाइनों के ऊपर फर्क पड़ेगा। ज्यादा रुकावट वाला मीडियम होगा तो कम लाइनें गुजरेंगी, रुकावट कम होगी तो ज्यादा लाइनें गुजरेंगी। चलो, बहुत सही। अब बात कर लेते हैं इन तीनों फॉर्मूलाज की। आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किसी भी सरफेस से, वो चाहे बंद हो चाहे खुला हो, मतलब खुले सरफेस की अगर हम बात करें तो जो फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन E.ds, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया। अगर ये चीजें कांस्टेंट है तो, बदल रही हैं तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक आप सीख चुके। अब गोज ने ये कह दिया कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट पुट करूं, इक्वेट करूं, तो ये इसका टोटल फ्लक्स बनाएंगे, किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स बनाएंगे तो हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये कर दिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया, और यह हमने आ गया टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला। और गोज बोला कि भाई जो टोटल फ्लक्स होगा वो इसके बराबर होगा, तो हमने इसे पुट कर दिया। तो यह बन गया अपना कंप्लीट फॉर्मूला जो हमारे काम का है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि भाई आपने जो बात बताई सारी जम गई, आपने फील दिलवा दी, लेकिन इसका प्रूफ, इसका सबूत तो दीजिए कि टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही होता है। तो सबूत लीजिए, प्रूफ लीजिए इसका। मान लो ये फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल है। इस फुटबॉल के अंदर Q चार्ज रखा है और इस फुटबॉल की जो रेडियस है वो R है। इस फुटबॉल पे मैंने कोई छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया, मान लो ये एरिया लिया DS। बहुत सही। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर आप जानते हो इस छोटे से एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। हाँ, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि अंदर रखे चार्ज की वजह से लाइनें बाहर निकलेंगी रेडियली, ऐसे 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 ऐसे। यहां पे जो एरिया है ये बाहर, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर। सही बात। मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम एंगल बन रहा है।
मतलब थीटा 0 है, मतलब कोस थीटा 1 हो जाएगा। इस जगह की बात करूं तो भी एरिया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे। नीचे की बिल्कुल नीचे की बात करूं तो एरिया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे। बिल्कुल ऊपर की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर। मतलब भाई हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल बनेगा वो तो 0 बनेगा। मतलब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। अब हम लिख सकते हैं कि हम इस चीज को लेके चलेंगे और आखिरी में हम ये प्रूव कर देंगे। इसको लेके चलते हैं। हमसे कहा गया कि आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दो, सरफेस इंटीग्रेशन कर दो क्लोज किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बहुत बढ़िया, एक बार इसको ओपन कर ले, कर लो भाई। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई ds कोस थीटा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन सोचो हर जगह थीटा 0 होगा, हर जगह थीटा 0 होगा, मतलब कोस थीटा का इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कोस थीटा तो कांस्टेंट हो गया। कोस 0 1 होगा, 1 होगा। मतलब अब हमें इंटीग्रेशन सिर्फ करना है किसका, सरफेस इंटीग्रेशन किसका करना है, ई ds। बहुत बढ़िया। और सोचो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इतनी दूरी सेम चार्ज, सेम दूरी सेम दूरी, सेम चार्ज सेम दूरी, सेम चार्ज सेम दूरी, सेम चार्ज। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। आप जानते हो कितना होगा, आप जानते हो एक चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूरी पे कितना होता है, k⁴r², k⁴r²। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds। बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर इस एरिया का मैं इंटीग्रेशन करूं, छोटे छोटे एरिया को अगर मैं जोड़ूं, छोटे छोटे एरिया को मैं जोड़ूं, छोटे छोटे एरिया को मैं जोड़ूं इस फुटबॉल के, तो क्या इस फुटबॉल का पूरा एरिया नहीं बन जाएगा। और आप जानते हो एक स्फीयर का कंप्लीट जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा 4πr²। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हो k⁴r², तो k⁴r², k की वैल्यू भी आप जानते हो 1/4πε0। तो मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 रखा गया चार्ज q अपॉन दूरी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। गुणा एरिया, एरिया को क्या लिख सकता हूं, कंप्लीट एरिया को 4πr²। समझ गया कॉन्सेप्ट। r² से r² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया। अपने पास टोटल फ्लक्स जो हमें निकाला था वो यहां से क्या आ गया, Q/ε0। और देखो बेटा Q कौन सा है, जो अंदर रखा था, तो हम लिख सकते हैं Q एनक्लोज्ड। तो हमारे पास हमने भी गोज भाई की तरह ये प्रूव कर दिया कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा किसी भी बंद सरफेस के लिए, Q एनक्लोज्ड/ε0। हम लेफ्ट साइड लेके चले थे, हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो ये है गोज लॉ। अब इसके आधार पे हम अलग अलग जगह से क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। हालांकि इसकी जो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है कि गोज लॉ के हिसाब से आप बताइए कि एक है ना बहुत लंबी वायर है, उसके अलोंग उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये कि एक बहुत बड़ी सीट है, इनफाइनाइट लंबी बड़ी चौड़ी सीट है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और एक ये कि एक स्फीयर है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये तीनों एप्लीकेशन हम आने वाली वीडियोस में कवर करवाएंगे। लेकिन एक दो जबरदस्त सवाल जो फील के साथ आप सीख सकते हैं वो हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। जैसे कि आप अगर इस का स्क्रीनशॉट लेना चाहे पहले तो वो ले लीजिए, क्योंकि मैं फिर इसको थोड़ा सा इस पार्ट को रब करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ है गोज लॉ का। कोई आपसे पूछे प्रूव करके दिखाओ गोज लॉ को, तो ये प्रूफ है गोज लॉ का। अब सोचो, मान लो आपसे कोई एक बात कहे कि एक क्यूब है ना, बहुत बार सवाल पूछा जाता है ना, और बच्चा इसमें फील नहीं कर पाता है कि भाई कहानी क्या चल रही है। सोचो एक क्यूब है ना, छोटा थोड़ा बहुत क्यूब हमें दिख जाए कहीं तो हम ले लें, है ना। ये डब्बा देख लो, ये डब्बा है ना, ये डब्बा तो नहीं, ये डब्बा देखो। मान लो एक क्यूब है अपने पास, हालांकि क्यूब नहीं है, अंदाजे के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो एक क्यूब है, क्यूब के बिल्कुल बीच में कोई चार्ज रख दिया। बहुत बढ़िया। पूछा गया पहली बात, बताओ
पूरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हम सोचेंगे यार पूरे क्यूब की बात कर रहा है ना, पूरा क्यूब तो क्लोज सरफेस है, बहुत बढ़िया, और क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स तो Q/ε0 होता है। मतलब इस क्यूब से, ये क्यूब नहीं है, मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब के बीच में कोई चार्ज रख दूं अंदर, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स इधर से भी गुजरेगा, 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 तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0। बहुत बढ़िया। लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि एक क्यूब के बिल्कुल बीच में एक चार्ज रखा है, एक क्यूब है ना, उसके बिल्कुल बीच में एक चार्ज रखा है भाई, बिल्कुल बीच में चार्ज रखेंगे अब की बार हम, है ना। हाँ, क्योंकि बीच में नहीं रखोगे तो भी आंसर बदल जाएगा। कभी आप ये सोच रहे हो हर बार यही आंसर रहेगा। बिल्कुल बीच में कोई चार्ज रखा है यहां, +Q। कहा गया बताओ इस क्यूब की किसी भी एक साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा। मान लो पूछ लिया कि बताओ इस साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम क्या कहेंगे, हम सोचेंगे कि भाई एक क्यूब की 6 जो साइड होती हैं वो सेम डायमेंशन की होती हैं, मतलब सेम एरिया की होती हैं। हाँ यार 6 की 6 जो साइड्स हैं उससे तो फ्लक्स निकला Q/ε0। तो एक साइड के हिस्से कितना आया, 6वां हिस्सा, तो Q/6ε0 अपना आ जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स फ्रॉम वन साइड, एक साइड से कितना आ जाएगा, Q/6वां हिस्सा, Q/6ε0। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट चमक गया। लेकिन सुन लो, अगर तुमने ये चार्ज बिल्कुल बीच में नहीं रखा, किसी भी एक साइड के पास रख दिया, फिर 6 की 6 साइड में से सेम फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको आप फील करें। जब मैं बिल्कुल बीच में रखूंगा किसी चार्ज को, तो लाइनें ऐसे सिमेट्रिकली गुजरेंगी, इधर भी जाएगी, 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 इधर भी जाएगी। तो फील करो हर सरफेस के हिस्से बराबर बराबर लाइंस हिस्से में आएंगी। लेकिन मान लो मैं किसी क्यूब के अंदर किसी एक तरफ रख दूं चार्ज को, मान लो यहां रख दिया चार्ज +Q, तो फील करो किस सरफेस में से ज्यादा लाइन गुजरेंगी भाई, जो नजदीक होगा। देखो इसमें से ज्यादा लाइनें गुजरेंगी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं। इसमें से ज्यादा लाइनें गुजरेंगी और इनके हिस्से कम लाइनें आएंगी। ये बात तो बहुत सही है भाई, है ना। इसमें से ज्यादा लाइनें गुजरेंगी क्योंकि ये पास है। जितना तुम पास लेते आओगे, जितना पास लेते आओगे एक साइड के, उसमें से गुजरने वाली लाइनें ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो अप्लाई किया है, ये उसी केस में अप्लाई है जब आप बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रख देंगे। सेंटर पे चार्ज नहीं रखेंगे फिर कहानियां बदल जाएंगी भाई क्यूब के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। इसीलिए हम सिमेट्री का पालन करते हैं, इसीलिए हम ऐसा गॉसियन सरफेस चुनते हैं जो सिमेट्रिकल हो, जिसकी दूरी हर जगह सेम 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 ऐसी टाइप हो। बहुत बढ़िया, है ना। फील किया ना, ये चार्ज इधर आ गया तो इस हिस्से से ज्यादा लाइनें गुजरी, जबकि इस हिस्से से कम लाइनें गुजरी। गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, इससे 1 2 3 4, सिर्फ 4 लाइनें। ऐसी सिचुएशन है ना। बहुत बढ़िया। अब सुनो, आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई क्यूब के सेंटर पे नहीं रखा है ना, क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज नहीं रखा है, क्यूब के किसी कोने पे चार्ज रखा है। ये क्यूब है, बहुत बढ़िया। इस क्यूब के यहां कोने पे कोई चार्ज रखा है +Q, तो बताओ क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब बच्चा सीधा क्या कह देगा, Q/ε0। अरे बेटा, ये चार्ज क्या क्लोज सरफेस के अंदर बंद है? ना 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 ना, यह चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद नहीं है, अंदर नहीं है, कोने पे रखा है। अरे बात तो सही है। फील कर, इसमें से जो भी लाइनें निकलेंगी क्या सारी इसके अंदर से जाएंगी? ना बेटा, कुछ लाइनें बाहर भी तो जाएंगी, इधर 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 इधर, इसके हिस्से तो कुछ एक लाइनें आएंगी। बात तो सही है भाई, ये बात तो बहुत बढ़िया है। तो फिर कैसे निकालेंगे फ्लक्स? मैं कह रहा हूं इस चार्ज को बंद कर दे, इस चार्ज को अपनी मन की शक्ति से बंद कर दे। कैसे करेगा? जादू से? ना 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 ना, ऐसा कर, ऐसे ऐसे क्यूब इसके चारों तरफ रख दे, ऐसे ऐसे क्यूब इसके चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे रख दे, ताकि ये चार्ज बंद हो जाए और बीच में भी रहे, बीच में भी रहे सिमेट्रिकली, ताकि सब में से गुजरने वाला फ्लक्स सेम 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 हो। तो सोचो, तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के कोने पे ऊपर कोई चार्ज रखा है, बहुत बढ़िया। अब सोचो
सारा का सारा चार्ज की लाइनें तुम्हारे कमरे में से तो जाएंगी नहीं, कुछ बाहर 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 लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाएंगी। तो क्या करो, जिस कमरे में तुम बैठे हो ना, उस कमरे के ऊपर एक कमरा बनाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस कमरे के राइट साइड भी एक कमरा बनाओ। बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसा ही कमरा। उस कमरे के राइट ऊपर की तरफ भी एक कमरा बनाओ। 4 कमरे बन गए। ओके, यही 4 कमरे पीछे की तरफ भी बनाओ। हाँ, अब तो चार्ज बंद हो गया 8 कमरों के बीच में। अब तो चार्ज बंद हो गया 8 कमरों के बीच में, और बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में रखा है चार्ज। बहुत बढ़िया। तो अब बता बेटा, 8 कमरों में से ही फ्लक्स जाएगा, और कहीं तो जगह तुमने छोड़ी ही नहीं। हाँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से फ्लक्स यूं ही गुजर जाए, जहां से लाइन यूं ही गुजर जाए। बंद कर दिया ना चार्ज। हाँ, 8 कमरों में से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जाएगा। बोल बेटा, ऐसे ऐसे तूने यहां भी एक कमरा बना दिया, यहां भी एक कमरा बना दिया, यहां भी एक कमरा बना दिया, पीछे पीछे भी बना दिए, आगे आगे भी बना दिए, तो 8 कमरे बन जाएंगे। 8 कमरों में से या मैं कह दूं 8 क्यूब्स में से कितना फ्लक्स गुजरेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोल बेटा, एक क्यूब में से कितना गुजरेगा? आप कहेंगे कि भाई एक क्यूब में से तो 8वां हिस्सा गुजरेगा। तो मेरा बेटा याद रखना, अगर क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो पूरे क्यूब में से फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, सारा का सारा उसी में से जाएगा। एक साइड में से कितना होगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अगर क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया तो सारा फ्लक्स उसके अंदर से नहीं जाएगा, 8वां हिस्सा ही उसके बाटे आएगा। मतलब एक क्यूब में से Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। ऐसे और भी सवाल हैं जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने फील किया होगा गोजला कहना क्या चाहता है, और फील करके पढ़ा होगा। इसी प्रकार फील करके फिजिक्स पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।